हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइस, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे है थर्ड क्लास आपकी। ये लास्ट वाली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में आपने नॉन होमोजीनियस सिस्टम में देख लिया था कि जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट होगा, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर आपके पास नो सॉल्यूशन का केस है तो वहाँ क्या कंडीशन होगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये होमोजीनियस सिस्टम पे था। Ax इक्वल टू अगर b आपका नॉन ज़ीरो है तो नॉन होमोजीनियस होगा, और इक्वल टू ज़ीरो है तो होमोजीनियस सिस्टम। तो ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस मीन्स ये है आपका होमोजीनियस सिस्टम के लिए इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशंस। पहली और दूसरी दो ही कंडीशंस है। अगर ए डिटरमिनेंट आपका ज़ीरो हो जाता है, ए डिटरमिनेंट आपका ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ ट्रिवियल सॉल्यूशंस के साथ साथ आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। सॉरी, अगर ए डिटरमिनेंट ज़ीरो है उस केस में इस सिस्टम के लिए Ax इक्वल टू बी नहीं है, ज़ीरो मैट्रिक्स है यहाँ पर, यानी ये होमोजीनियस है। तो इस केस में अगर ए का डिटरमिनेंट आपका इक्वल टू ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स आपके पास ये सॉल्यूशन तो होगा ही, साथ साथ इसके नॉन ट्रिवियल भी होंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस ये बनेगा। अगर एक्स वाई जेड ज़ीरो आ जाता है तो वो इसके लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इस केस में ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ए डिटरमिनेंट ज़ीरो होना मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होना। हम क्यों याद करें इन कंडीशंस को, कहाँ ये यूज़ होंगी? आपके पास क्वेश्चन आएगा, तीन इक्वेशंस का सिस्टम आपको लिखा होगा। लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। ये वीडियो अगर आप शुरू कर रहे हो, कुछ ना समझ आए तो लास्ट वाली वीडियो से ही कनेक्ट है ये। लास्ट में हमने तीन इक्वेशंस लिखी थी। हमारे पास तीन इक्वेशंस कौन कौन सी थी? हमारा जो सिस्टम था a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। इस सिस्टम के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। d1 d2 d3 अगर ज़ीरो हो जाए तो ये सिस्टम आपका Ax इक्वल टू O हो गया। और इसी सिस्टम के लिए हमने तीन मेथड पढ़े थे, मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल और रैंकिंग मेथड। मैट्रिक्स मेथड में आप कर चुके हो Ax इक्वल टू B के लिए, वहीं पे हमारे पास मैट्रिक्स मेथड में ही है Ax इक्वल टू B की बजाय O आ जाए तो। इसमें अगर मैं कहीं b1 c1 की जगह लैम्डा p a k कुछ भी डाल दूं और बाकी सब न्यूमेरिकल हो, और आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ p कांस्टेंट या p वेरिएबल, जो आपका जो p होगा यहाँ पे या लैम्डा होगा, ठीक है, x y z के कोफिशिएंट में लैम्डा p k कुछ भी डाल दिया जाए, उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। एंड विद द गिवन कंडीशन क्या होगी आपके पास? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या कहें सिर्फ ट्रिवियल यानी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है दैट मीन्स आपका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो सॉल्यूशन सिर्फ यही होंगे। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो उस केस में आपने ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को ज़ीरो पुट कर देना है, और जब इसमें से ए डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। तो इसलिए ये पढ़ने ज़रूरी है रूल कि हमें ये लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अगर डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है तो एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि सारे एक्स वाई जेड ज़ीरो होंगे, और इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। किसको? एक्स वाई जेड जब ज़ीरो हो जाए, और ये कब ज़ीरो होंगे? जब ए डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो होगा होमोजीनियस सिस्टम के केस में। उसके बाद क्रैमर रूल पे आ जाइए। अगर इसी थ्री इक्वेशन के सिस्टम को क्रैमर रूल से आपने सॉल्व करना है तो उससे पहले आपको चार डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे। पहला डिटरमिनेंट है आपका डेल्टा, जिसको आप बोलते हो, यानी जो आपका ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद अगला डिटरमिनेंट आपको निकालना है डेल्टा x का, फिर उससे नेक्स्ट डेल्टा x को ही डेल्टा 1 भी कह सकते हो, फिर इसी को डेल्टा y जिसको हम डेल्टा 2 कहेंगे, फिर ऐसे ही डेल्टा 3 या डेल्टा z जिसको हम कहेंगे, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू पता चल गया आपने क्या निकालनी है। डेल्टा 1 या डेल्टा x क्या होगा?
कि जो आपका ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना, अगर आपने डेल्टा x निकालना है यानी पहले x वाले कॉलम से रिप्लेस कर दो, बाकी तुम्हारे एज इट इज़ रहेंगे। जो मेन डेल्टा है उसमें बाकी के 2 कॉलम एज इट इज़ रहेंगे। अगर आप डेल्टा x निकाल रहे हो तो डेल्टा के डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हो जाएगा ये कांस्टेंट मैट्रिक्स से, कांस्टेंट वाले कॉलम से। डेल्टा 2 निकालोगे तो बीच वाला कॉलम रिप्लेस कर देना, डेल्टा 3 निकालोगे तो थर्ड वाला कॉलम रिप्लेस कर देना। ठीक है, देखिए कैसे, D1, D2, D3 ये दोनों आएंगे B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा 2 में बीच वाला कॉलम रिप्लेस होगा तो A1, C1 ही है, हाँ, A2, C2, A3, C3 ये आपके एज इट इज आएंगे। बीच वाले की जगह कौन आएगा? D1, D2 और D3। क्लियर है। और अगर मैं डेल्टा Z की बात करूं तो उस केस में थर्ड वाला कॉलम रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आपके पास क्या आएंगे? सिस्टम आपका यही रहने वाला है। डेल्टा Z में या आप बात करें डेल्टा 3 में पहले 2 कॉलम A1, A2, A3, B1, B2, B3 एज इट इज़ रहेगा। D1, D2 और D3 आपका चेंज हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपके डिपेंड करते हैं केसेस। यहाँ केसेस बनेंगे कि अगर आपका डेल्टा यानी डिटरमिनेंट, फर्स्ट डिटरमिनेंट, मेन डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है तो क्या क्या केसेस होंगे वो लिखवा देते हो इसमें। यस क्लास, क्रैमर रूल पे केसेस देख लीजिए। आपको यहाँ बता दिया था डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा यानी मेन डिटरमिनेंट आपका क्या है। क्रैमर रूल के ऊपर एच स्टेटमेंट डिटरप्लेसमी में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा नहीं है कि वही आप अच्छे से पढ़े जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। आपने हर फॉर्मूले को ऐसे ही पढ़ना है कि अगर ये फॉर्मूला लास्ट ईयर आ सकता है तो इस तरह का कोई और फॉर्मूला इसी ईयर आ सकता है। तो सेम चीज़ें रिपीट हों ज़रूरी नहीं है, बट ये आपको आइडिया देता है कि एग्जामिनर कुछ भी डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेल्टा 3 को मैंने बता दिया था कि थर्ड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा। डेल्टा 2 के नाम से रखो डेल्टा y होगा, डेल्टा 1 है तो डेल्टा x होगा, x है तो x के कोफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस कर देना, y है तो y वाला, z है तो z वाला। उसके बाद मेन आपको ये केसेस याद रखने हैं। आपने सबसे पहले अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी डेल्टा की, अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो वो केस होगा यूनिक सॉल्यूशन का। और मैंने आपको कहा था क्वेश्चन 2 तरह से पुट होंगे, या तो सॉल्यूशन के ऊपर कंडीशन देकर आपसे लैम्डा या पी की वैल्यू पूछेगा या आपको सिस्टम के ऊपर नाम दे देगा। यानी अगर आपका सॉल्यूशन यूनिक है तो सिस्टम आपका होगा कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन ऑफ लाइंस या लाइंस का जो भी आप इसको सिस्टम का नाम दीजिए, सिस्टम 3 इक्वेशंस के सेट को बोल रही हूँ मैं। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो कहीं पे कोई भी नाम आ सकता है। कंसिस्टेंट है तो 2 केस बन सकते हैं, इनकंसिस्टेंट में, नो सॉल्यूशन में ये एक ही केस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डेल्टा नॉन ज़ीरो होना चाहिए और आपके अब 4 डिटरमिनेंट है, चारों के ऊपर कंडीशन है। या तो आपका सारा लीक हो गया, एक सेकेंड भाई। या तो आपके पास डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये चारों वैल्यूज़ जब आपके सामने होंगी तो आपने अपने डेल्टा को चेक किया, भाई नॉन ज़ीरो है। डिपेंड नहीं करता ये वैल्यू क्या है, फिर आपका डेल्टा नॉन ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला ये है, x की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा 1 की वैल्यू को डेल्टा से डिवाइड करो, y निकालना है तो डेल्टा 2 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे, z निकालना है तो डेल्टा 3 डेल्टा से डिवाइड होगा। अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन ज़ीरो नंबर हैं यानी ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉल्यूशन भी नॉन ज़ीरो होगा क्योंकि आपका पहला डेल्टा तो नॉन ज़ीरो ही चल रहा था ना, तो ये नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन आएगा, बट आएगा यूनिक सॉल्यूशन क्योंकि x, y, z की वैल्यू यूनिक निकल रही है। उसके बाद अगर तुम्हारा डेल्टा नॉन ज़ीरो है, डेल्टा आइज तुम्हारे ज़ीरो हैं तो क्या हो गया? आपका ये सब ज़ीरो हो गया, लेकिन नीचे वाला तो नॉन ज़ीरो चल रहा है ना, तो ऊपर वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो x, y, z की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो।
इसका मतलब है तो ये भी यूनिक ही सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थोड़ी ना आ रहे हैं। तो इस केस में भी आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, आपका नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होगा भाई, कि आपके डेल्टा क्या हो जाए 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 आ गया। फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक वैल्यू ऐसी आए जो नॉन ज़ीरो आए, तो वो तुम्हारा नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस कौन सा बनेगा, जिसमें सब कुछ 0 है, ऑल डेल्टा आई आर 0 और आपका डेल्टा भी क्या है 0, यानी डिटरमिनेंट भी 0। तो इस केस में आपका बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और डेल्टा 0 था, नीचे 0 था, ऊपर वैल्यू नॉन ज़ीरो थी, तो वो केस कौन सा था, नो सॉल्यूशन वाला। यहाँ से ये नोट कर लीजिएगा। यस क्लास, आगे देखिए, रैंक मेथड से अब आप इन 3 इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशंस है। इस सिस्टम को आपने ax = b में लिख दिया। अब आपको मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल का यूज़ नहीं करना। जो सबसे फास्ट फ्यूरियस अगर मैं कहूँ तीनों मेथड में है, जो सबसे पहले आंसर देता है वो रैंक मेथड है, बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। यहाँ आपने ए आर्ग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का नाम होगा आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और इसको सी का नाम दे दिया। क्या होगा ये मैट्रिक्स, ऐसे होगा, ए की वैल्यूज़ यानी a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, आर्ग्यूमेंटेड d1 d2 d3। अब ये आपके पास एक तरह से 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन चुका है। इस ऑर्डर को आपने रो एक्लन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, रो एक्लन फॉर्म, जो कि मैं बता चुकी हूँ, 1 नीचे 0, फिर 1 नीचे 0, 1 नीचे 0। ठीक है, अगर ऑपरेशन के दौरान मान लो ये तीनों थर्ड रो जो है पूरी 0 बन गई, ये 1 नीचे 0, ये 1, बाकी कोई भी नंबर आ रहा है, सिर्फ 2 रो आपके पास बची हैं, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है। अगर मान लो ये हिस्सा तो 0 बन जाए और ये D3 नॉन ज़ीरो रह जाए, A3 B3 C3 तीनों वैल्यू 0 बन रही हैं, सिर्फ D3 नॉन ज़ीरो रह रहा है, तो A मैट्रिक्स का रैंक तो 2 रहेगा, लेकिन A आर्ग्यूमेंटेड B मैट्रिक्स का रैंक 3 रहेगा। मैं रैंक देखना समझा रही हूँ आपको, आपने एक्लन फॉर्म में चेंज किया, सिर्फ इतना जो मैट्रिक्स है ये A मैट्रिक्स का रैंक बताएगा। इसमें देख लेना नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो कितनी है, और अगर पूरे को आप कंसीडर करोगे तो ये A आर्ग्यूमेंटेड B यानी C मैट्रिक्स का रैंक बताएगा। आपने A का रैंक और C का रैंक इसी मैट्रिक्स का देखना है, इसी में आपने रो एक्लन चेंज करनी है। ये तीनों 0 हो गए तो ये 2 नॉन ज़ीरो रो रहेंगी, ये 3 0 हो जाए और ये नॉन ज़ीरो बच जाए तो आप कहोगे 1 2 3 आपके पास नॉन ज़ीरो रो हैं, तो C मैट्रिक्स का रैंक 2 और A मैट्रिक्स का रैंक C मैट्रिक्स का रैंक 3 और A मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपके केसेस बनेंगे। अब केसेस क्या बनेंगे, पहला केस हमने ये बनाया कि मान लो A और C मैट्रिक्स का रैंक सेम आ जाता है। अगर इसका रैंक 3 है और इस पूरे का रैंक भी 3 है, यानी इतने में भी 3 नॉन ज़ीरो रो हैं और इतने में भी 3 नॉन ज़ीरो रो आ रही है, रो एक्लन फॉर्म में चेंज करने के बाद तो रैंक दोनों का सेम आ गया और रैंक भी 3 आया। दूसरा नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स कितने हैं तुम्हारे पास, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, यानी रैंक सेम आए, और सबसे बड़ी बात है रैंक = 3 आए। इस केस में आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जब आपका ये रो एक्लन बन चुका था ना, तो 1 नीचे 0, 1 नीचे 0, 1 ऐसे था, कुछ नहीं करना, आपने x y z लगा देना। यानी मान लो यहाँ पे वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, यहाँ तुम्हारे पास 2 है, यहाँ तुम्हारे पास 3 है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, सपोज ये तुमने रो एक्लन में चेंज किया, ये तुम्हारा 0 0 आ गया, ये 1, ये 4 आ गया, ये तुम्हारा 1 आ गया, तो तुमने कुछ नहीं करना, इनके साथ x y z लगा के = D1, 1x + 2y + 3z = D1, 0x 1y + 4z, y + 4z = D2, z = D3,
सिंपल आपने क्या करना है, आर्ग्यूमेंटेड से पहले जो है ना एक्स वाई जेड लगा देना, इनके साथ कोफिशिएंट है ये एक्स वाई जेड, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करो, y आ गया, y z को यहाँ पुट करो, x आ गया। तो इस तरह से ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। बात समझ गए? करना कुछ नहीं है, सिर्फ रो एक्लन में इसको चेंज करना है। उसके बाद आ जाइए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो है, यानी रैंक तो बराबर है दोनों के, लेकिन मान लो रैंक आ गया आपके पास 2, मान लो रैंक कितना आ गया 2, और नंबर ऑफ अननोन कितने हैं 3, यानी रैंक बराबर है लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, यानी ये केस इस टाइप का होगा। ठीक है, सपोज D3 भी क्या है 0। अब वेरिएबल तो तुम्हारे 3 हैं, लेकिन थर्ड में सब कुछ 0 गया, इसका रैंक भी 2 और आर्ग्यूमेंटेड का भी 2 आएगा, तो ये तो है ही नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ ये 2 इक्वेशन आ गई। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे z इज इक्वल टू k, जो z वेरिएबल है उसको k मान लिया, k मान के यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी k में आएगी, y z k की फॉर्म में यहाँ पुट होंगे तो x की वैल्यू भी k में आएगी। तो x y z तीनों k के अंदर आ गए। अगर तीनों k में आ रहे हैं तो ये केस कौन सा हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो k की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर गया, k वेरी करेगा सॉल्यूशन भी वेरी करेगा। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2 हो, 1 हो, 0 हो, नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर मैं सिस्टम की बात करूं कि सिस्टम का क्या बिहेवियर है, तो सिस्टम अभी भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, डजेंट मैटर कि वो यूनिक है और इनफाइनाइट है, बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो केस होगा नो सॉल्यूशन का, और सिस्टम कहेगा नो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ भाई मैं तो बन गया इनकंसिस्टेंट। तो नो सॉल्यूशन के केस में आप सिस्टम को क्या कहोगे, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। ठीक है भाई, तो ये आपने रिवाइज कर लिया सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस को। उसके बाद डिटरमिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो देखो। यस क्लास, डिटरमिनेंट की कुछ टाइप्स देखिए, ये आपके पास शॉर्टकट्स भी हैं और ये आपके फॉर्मूले भी हैं। ये जो मैं अभी बताऊंगी इनका यूज़ कहाँ करना है, आपको क्वेश्चन में एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दी होगी और कुछ वेरिएबल, कुछ लैम्डा पी क्यू कुछ फाइंड आउट करना होगा, या डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, और ऑप्शंस में आपके पास 4 आंसर होंगे। ठीक है, आप पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करो, उसमें ऑपरेशंस लगाओ, कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं जो आपका टाइम सेव करेंगे, वहाँ पे आप इनको यूज़ करना। वहाँ पे पहला तो ये है, आपने इस तरह के डिटरमिनेंट ज़रूर देखे होंगे जहाँ पर ए बी सी होगा, एच जी एफ ऊपर है, नीचे भी यहाँ पे एच जी एफ है। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल से सेम डिस्टेंस पे है, यानी ये एच ऊपर है, एच नीचे है, जी ऊपर है, जी नीचे है, एफ ऊपर है, एफ नीचे है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ओपन करोगे, और ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में भी कंडीशन है, वहाँ पे भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको डिटरमिनेंट के एक फॉर्मूले की तरह याद करो, इसका कहाँ यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ए बी सी यानी तीनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एफ जी एच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को 2 टाइम्स करा, फिर ए के कॉरिस्पॉन्डिंग में ऐसे क्रॉस में चल रहे हो, जैसे ए बी सी लिख लेना। फिर याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, ए बी और सी माइनस कर दिया। ठीक है, पहले क्या करा, ए बी सी, फिर एफ जी एच का 2 टाइम्स। ए बी सी को याद रखना आपके डायगोनल्स हैं, एफ जी एच याद रखना ये आपके नॉन डायगोनल्स हैं। ठीक है, एफ नीचे से शुरू करा है मैंने, एफ जी एच ऐसे। फिर उसके बाद आपने क्या करा, ए में से एफ का स्क्वायर माइनस करना है, बी में से जी का स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई करते हुए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए के साथ एफ का स्क्वायर, बी के साथ जी का स्क्वायर, और सी के साथ क्या आएगा, एच का स्क्वायर। 1-2 बार लिखोगे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सभी को पता है, 0 आएगा। ऑर्डर में यहाँ पे ऑड ऑर्डर में है, डायगोनल एंट्री 0 है, नॉन डायगोनल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट इन साइनस डिटरमिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू देखते ही 0 कर देना। सर्कुलर डिटरमिनेंट ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे ए बी सी, अगला बी से शुरू हो गया, जैसे सर्कल होता है ना हमारे पास, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद ए, और अगर बी से शुरू करोगे तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर ए के बाद बी, बी सी ए, सी से शुरू हुआ, सी ए बी, समझ रहे हो, इस टाइप से। तो आपने इसमें क्या करना है, 3 टाइम्स ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब,
कई बार क्या होता है, तुम्हें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन समझ नहीं आता यार, ना तो वहाँ फैक्टर बन रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो क्या करें? तो कुछ नहीं, या तो एग्जामिनर लेफ्ट साइड तुम्हें देगा, तुम राइट साइड को एज अ फॉर्मूला यूज़ करोगे और सॉल्व करोगे, नहीं तो एग्जामिनर इसकी वैल्यू पूछेगा, राइट हैंड साइड को क्वेश्चन में डाल देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइड। तो आपको पता है इसको मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकती हूँ, अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो राइट भी तो लेफ्ट के इक्वल है। तो वहाँ पर आप ए बी सी को कुछ इस टाइप से लिख कर यहाँ ऑपरेशन लगा के फिर वहाँ कोई गिवन कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल बता रही हूँ भाई, कहीं से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल्स करने की बजाय आप फॉर्मूले को देखो कि इसको हम घुमा फिरा के कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट का राइट में हो सकता है, राइट का लेफ़्ट में हो सकता है, माइनस कॉमन निकाले तो ये है। अगर 1a फिर bc मल्टीप्लाई में, 1b थर्ड कॉलम में ca मल्टीप्लाई में, 1c फिर ab मल्टीप्लाई में, या फिर ये डिटरमिनेंट हो या ये हो, इन दोनों की वैल्यू सेम है। और किसके इक्वल सेम है भाई? a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए के प्रोडक्ट के सेम है। देख लो थर्ड वाला, सेकेंड वाला भी क्या है, 1a a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो बिना डिटरमिनेंट सॉल्व करें आप डायरेक्ट यूज़ करो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है, सर्कुलर डिटरमिनेंट है। अगर 1a a क्यूब आ जाए, देखो ये था 1a a स्क्वायर, अगर आ जाए 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब तो भी यही चलेगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, बस एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी एंड विच इज सम ऑफ ए बी सी, सम ऑफ ए बी सी। आई होप थोड़ा सा नीचे वाला आपको दिख रहा हो, हाँ ठीक है। उसके बाद है अगर यहाँ पे ए बी सी की बजाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाए तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इसमें भी कॉमन था, यहाँ a b प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको भी नोट कर लेना, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बाकी ये आपको पता ही है कि मान लो डिटरमिनेंट के अंदर मैं दो कॉलम को इंटरचेंज करूँगी तो आगे माइनस आएगा, फिर इन दोनों को चेंज करूँगी फिर एक और माइनस आएगा, यानी जितनी बार आप कॉलम या रो को इंटरचेंज करोगे एक माइनस आएगा। डिटरमिनेंट के अंदर से आप एक रो या एक कॉलम में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस में जब कॉमन निकलता है तो वो हर एक एलिमेंट से निकलता है। इस अंतर को याद रखना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। अगर ये मैट्रिक्स है और आप इसमें से कुछ कॉमन निकालते हो तो सब एलिमेंट में से निकलेगा, सब में से निकलेगा, चाहे माइनस भी कॉमन निकाल दो। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट है तो या तो तुम फर्स्ट रो से कॉमन निकाल दो या सेकंड रो से या थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम से या सेकंड कॉलम से, लेकिन एक चीज़ पूरी यूज़ करनी पड़ेगी, या तो कॉलम यूज़ कर लो या सेकंड मतलब रो। आपके पास 3 रो और 3 कॉलम है, कॉमन अगर डिटरमिनेंट में से निकलेगा, किस में से? डिटरमिनेंट के अंदर से, तो एक रो या एक कॉलम में से आ सकता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ यहाँ से समझ के बुक ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। बुक में बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको क्लियर करेंगे आपके कंसेप्ट को और भी अच्छे से। और देख लीजिए इसमें यस क्लास। नेक्स्ट देखिए ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्वेश्चन आएगा तो आपका डायरेक्ट आएगा। क्या होती है ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन? जैसे मान लीजिए आपके पास सभी को पता है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये है आपके पास वाई एक्सिस। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन मैंने अलोंग एक्स एक्सिस देखने हैं, यानी यहाँ पे। तो अगर मान लो ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश, इसकी रिफ्लेक्शन आ जाए, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एक्स डैश वाई डैश इज़ गिवन बाय व्हाट फार्मूला, बाय मतलब आप इसको यूज़ करके ये कैसे फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स में। तो रिफ्लेक्शन अगर 3 केसेस बनेंगे यहाँ पे, 2 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, फिर एक ओरिजिन के अलोंग, एक फिर जर्नल लाइन के अलोंग। तो आपने डायरेक्ट याद रखनी है चीज़ें। पहला है रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, तो आपने ये याद रखना है डायरेक्ट फॉर्मूला कि जो एक्स डैश वाई डैश होगा वो 1 0 0 -1 होगा, क्योंकि पता है ना अगर ये 1 0 ले 0 मतलब वो तो पॉइंट आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ y नेगेटिव होएगा, x एज इट इज़ रहेगा, तो 1 0 0 -1, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। रिफ्लेक्शन इन y में ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। x का साइन चेंज होगा, y एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पे
ये पॉइंट अगर मेरा एक्स वाई है और ये मेरा एक्स डैश वाई डैश है, तो इसमें वाई तो मेरा सेम रहेगा ना, सिर्फ एक्स चेंज होगा, तो वाई मेरा प्लस का 1 रहेगा, ये एक्स का कन्वर्ट हो जाएगा -1 और 0 में। ये आपने एज इट इज़ याद रखने, इनके कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। 9 पे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ही आएगा, पूछेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ होगा आपका, ठीक है। बस ये याद रखना, एक्स एक्सिस में पूछेंगे तो 1 0 0 -1 मैट्रिक्स यूज़ होना है। ये मैट्रिक्स है, ये गोल गोल ब्रैकेट नहीं है, इसको मैट्रिक्स मान के चलना, ठीक है। ये स्पीड में मैंने ऐसे लिख दिया, ये सारे मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो 1 0 0 -1 -1 0 0 +1, ठीक है। अगर थ्रू द ओरिजन है तो x वाला भी नेगेटिव और ये y वाला भी नेगेटिव। थ्रू द लाइन y = x है, y = x है तो पलट जाओ, पहले इस तरफ से 0 बन रही थी, अब ऐसे 0 बनेगी, ये 1 और ये 1 ऐसे 0 बन जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 आएंगे। रिफ्लेक्शन अगर आप y = x में देख रहे हो तो मैट्रिक्स आपका ये यूज़ होगा 0 1 1 0। कहाँ यूज़ होगा? इस फॉर्मूले में, क्योंकि मैट्रिक्स ही तो बदलना है, बाकी तो सब सेम चल रहा है, ठीक है। और अगर लाइन y = -x है तो बता दिया ना, डायगोनल तो 0 है ही आपके। ये 1 1 था क्योंकि y = x लाइन थी, y = -x है तो 1 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -1 में, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया रिफ्लेक्शन। अब एक दूसरा है रिफ्लेक्शन, y = mx, जर्नल लाइन हो, या y = टेंजेंट थीटा इंटू x हो, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, y = tan θx, y = mx, तो आपका मैट्रिक्स ये वाला यूज़ होगा। अगर टेंजेंट की फॉर्म में दिया है तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा -cos 2 थीटा, ये वाला मैट्रिक्स यूज़ होगा। और अगर y = mx दिया है तो इनके फॉर्मूले यूज़ होंगे, 1 - m² / 1 + m², 2m / 1 + m², 2m / 1 + m², माइनस टाइम्स 1 - m² / 1 + m²। ये cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के तो फॉर्मूले हैं, ठीक है। टेंजेंट की फॉर्म में है तो ये यूज़ कर लेना, m की फॉर्म में है तो ये वाला यूज़ कर लेना। अब लास्ट फॉर्मूला रोटेशन, ये सब है रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले। अब रोटेशन क्या कहती है कि अगर आपने थीटा एंगल के अलोंग रोटेशन आपको फाइंड आउट करनी है तो वो मैट्रिक्स मतलब किससे मिलेगा? तो cos थीटा - sin थीटा। देखो रिफ्लेक्शन में cos 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? cos थीटा। तो cos थीटा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। वहाँ पे cos नेगेटिव था, यहाँ पे आपका साइन नेगेटिव है, वो भी ऊपर वाला cos के साइन आपके एज इट इज़ है, cos - sin cos, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं। बाकी इनमें देखो क्वेश्चंस तो चाहे जितने मर्जी कर लो, कम नहीं होंगे। आई थिंक एक क्लास और बना लेते हैं, क्योंकि अभी इसके न्यूमेरिकल मैंने नहीं करवाए हैं, और एक डिटर्मिनेंट को लेके आप एरिया ऑफ ए ट्रायंगल भी निकालते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अगली जो क्लास आएगी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन लाइंस आर कंकरेंट, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो हम डिटर्मिनेंट की कंडीशन को कैसे यूज़ करते हैं। और कंकरेंट के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, और ये 2 कंसेप्ट आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आज की वीडियो में फिर हम यहीं तक करते हैं। इन सबको याद कर लेना और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।